बेटा आखिरी क्लास में हमने पढ़ा था निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा दूसरी जो इंपॉर्टेंट घटना होती है लैंगिक जनन, पादप के अंदर जो लैंगिक जनन होता है उसके अंदर, उसे हम बोलेंगे निषेचन घटना। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे बेटा दूसरी घटना के बारे में जिसे हम कहते हैं निषेचन घटना, और इसी को इंग्लिश में बेटा हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, इस फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है बेटा, तो इस फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर बेटा मेनली दो चीजें होती है। क्या सर? तो सबसे पहले तो बेटा जो परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर गिरता है, मान लीजिए वर्तिका है, परागण के द्वारा यहां पे परागकण गिरा है, हो सकता है वो इसी प्रजाति का हो सकता है वो अलग प्रजाति का हो। तो अगर इसी प्रजाति का होगा तो उसकी परागनली को जनन करवाने दिया जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए किसी और प्रजाति का हुआ तो उसके परागनली का जनन यहां पर नहीं करवाने दिया जाएगा। तो इसको पहचानने का काम होगा, और पहचानने के बाद इस परागकण से परागनली निकलेगी, और परागनली निकलने के बाद इस अंडाशय के अंदर जो बीजांड है बेटा, उस बीजांड के अंदर जो मादा युग्मक है वहां तक ये परागनली जाएगी, और उसके बाद बेटा निषेचन होगा। तो इतने सारे जो इवेंट निषेचन घटना में होंगे, हम क्या करेंगे बेटा, हम उनको दो सब टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। कौन से दो सब टॉपिक सर? एक सेकेंड बेटा, दो सब टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। पहले में जहां परागकण को पहचानना, परागनली जनन करवाना और उस परागनली का प्रवेश करवाना कहां पर? अंडाशय के अंदर। उन सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम बोलते हैं पराग स्त्री केसर, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। अगर हम इंग्लिश में बोले तो मैं बोलूंगा बेटा इसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ठीक है, उसके बाद बेटा जो होगा इसके अंदर वो क्या होगा सर? उसके बाद होगा दोहरा निषेचन। क्या होगा? दोहरा निषेचन। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। ये दोनों घटनाएं जो है वो हमें निषेचन घटना के अंदर पढ़नी है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी सर? सबसे पहले बात करते हैं हम पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया की। ठीक है, तो पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया जो होती है बेटा, इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? इंग्लिश में आप बोलते हो इसको पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ठीक है, ठीक है भाई। होता क्या है ये? तो बेटा ध्यान से सुनिए, पहले आप समझिए फिर हम इसको लिख लेंगे कि भाई परागण के बाद जो परागण प्रक्रिया हुई, उससे जो परागकण इस वर्तिकाग्र के ऊपर गिरा है, हो सकता है वो इसी प्रजाति का हो सकता है वो अलग प्रजाति का हो। तो सबसे पहले तो इसे पहचाना जाएगा कि ये मेरी प्रजाति का है, ये मेरी प्रजाति का नहीं है। उसके बाद बेटा यहां से परागनली का जनन करवाया जाएगा, जो कहां तक जाएगी सर? अंडाशय तक जाएगी। और इस अंडाशय में क्या प्रेजेंट है बेटा सर? बीजांड प्रेजेंट है, तो ये बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। तो परागकण को पहचानने से लेकर उसकी परागनली जनन करवाने से लेकर उसकी परागनली को अंडाशय तक पहुंचाने तक की जितनी भी घटनाएं हो रही है, जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही है, सबको मिला दे तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। ठीक है, तो मैं यहां लिखूं तो मैं क्या बोलूंगा कि परागकण, सॉरी एक सेकेंड, मैं यहां लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा बेटा कि परागकण को पहचानने से लेकर परागनली का बीजांड में
प्रवेश कराने तक होने वाली सभी प्रक्रियाओं को क्या कहेंगे हम? सर उन सभी को हम कहेंगे क्या? पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे हमें क्या दिखाई दे रहा है पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन में? सर मोटे मोटे तौर पे हमें दो चीजें दिखाई दे रही है। क्या? कि पहले तो सर ये जो पोलन ग्रेन आया है, जो परागकण आया है, इसकी पहचान हो रही है, और उसके बाद बेटा इस परागनली का, इस परागकण की पहचान हुई, उसके बाद उससे जो परागनली निकलेगी उस परागनली का जनन होगा और उसकी वृद्धि होगी। ये दो घटनाएं मुझे पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन में होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे बेटा तो एनसीईआरटी में एक बात लिख रखी है। क्या? जब ये वाला पैराग्राफ स्टार्ट होता है उससे पहले एक बात लिख रखी है कि परागण से जो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जरूरी नहीं कि वह उसी प्रजाति का हो, जरूरी नहीं कि वह सही प्रकार का हो सकता है बेटा वो किसी और प्रजाति का परागकण आ गया हो, या फिर हो सकता है उसी प्रजाति का परागकण आ गया हो। तो परागण इस बात की गारंटी नहीं लेता है कि भाई मैं सही वाला परागकण ही वर्तिकाग्र पे पहुंचाऊंगा, वो तो कोई सा भी पहुंचा सकता है। अब वो जो है बेटा मादा भाग का काम है कि ये सही है तो इसको रखो, नहीं है तो इसको हटाओ। ठीक है, तो पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन में ये जो दो मेन चीजें होती है जिसमें परागकण को पहचाना जाता है और बाद में उसकी परागनली का जनन करवाया जाता है और वृद्धि करवाई जाती है, तो ये कैसे होता है आइए सबसे पहले उसको समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा, मान लीजिए परागण से क्या हुआ? सर परागण से परागकण जो है वो कहां पहुंचा? सर परागकण जो है वो वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। अब वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचने के बाद दो चीजें हो सकती है। क्या? कि जो वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचा है बेटा, हो सकता है वो सही हो, यानी राइट टाइप का हो, उसी प्रजाति का हो सकता है वो गलत टाइप का हो। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है भाई, कि सही वाला भी आ सकता है और गलत वाला भी आ सकता है। बेटा अगर सही वाला आया होगा तो उस वर्तिकाग्र और परागकण के बीच में क्या होगी बेटा? सर केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शंस होगी। ठीक, क्या होगी बेटा? केमिकल रिएक्शंस होगी। एक सेकेंड, केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन क्योंकि दोनों ही देखिए, ये जो वर्तिकाग्र है और बेटा इसके ऊपर ये जो परागकण पहुंचा है, मान लीजिए सेम प्रजाति का है ना, तो इसके पास जो केमिकल होंगे हो सकता है उनका सब्स्टिट्यूट या उनसे रिएक्ट करने वाला इनके पास हो, क्योंकि दोनों सेम प्रजाति के हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन होगी बेटा वो सक्सीड हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन बेटा अगर मान लो गलत परागकण आया है तो ये जो वर्तिकाग्र और परागकण है बेटा, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। और बेटा जिसकी केमिकल रिएक्शन, इसको उठा के इधर रख देते हैं, हाँ, जिसकी केमिकल रिएक्शन बेटा कंप्लीट हो जाएगी, उस परागकण से परागनली का क्या हो जाएगा बेटा? जनन हो जाएगा।
और बेटा जिसमें केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, इसका मतलब वो गलत टाइप का है, तो यहां परागनली का जनन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां परागनली का जनन हो जाएगा और यहां पर नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद एक छोटा सा नोट डाल के हम एक एनसीईआरटी की बात लिख लेते हैं। क्या सर? कि एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो परागकण को पहचानना और परागनली का जनन करवाना, ये साथ साथ चलता रहता है बेटा। ठीक है, तो पहला नोट में हम एक बात लिख लेते हैं कि परागकण पहचान या परागकण की पहचान और परागनली का जनन बेटा ये साथ साथ चलता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, परागकण की जो पहचान होती है वो केमिकल रिएक्शन द्वारा होती है। केमिकल रिएक्शन, या ऐसा बोल लो केमिकल की हेल्प से होती है। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है सर, अब पहचान हो गई, परागनली का जनन हो गया, अब क्या होगा? तो बेटा मैंने इससे पहले आपको बताया था कि या तो पहचान होगी, और पहचान होने के बाद मान लीजिए परागकण उसी प्रजाति का है, तो उसके बाद क्या होगा? उस परागनली की वृद्धि होगी। ठीक है, एनसीईआरटी ने एक बात लिख रखी है बेटा कि ये परागकण जो है, इसकी पहचान और परागनली का जनन साथ साथ चलता रहता है। और बेटा जब दो चीजें साथ होती है तो उसे हम डायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे ऐसा समझिए बेटा, ये मान लीजिए एक टंकी है, इधर मान लीजिए एक नल है ना, और इधर सेम एक नल इधर लगा रखा। अब दोनों नल ओपन है बेटा, इधर से पानी आ रहा है और इधर से भी पानी जा रहा है। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ ये टंकी भर रही है या खाली हो रही है, तो आप बोलोगे सर एक समय में दोनों काम हो रहा है, भर भी रही है और खाली भी हो रही है। तो एक ही समय पे दोनों चीजें हो तो उसे हम डायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है बेटा। ठीक है भाई, अब क्या होगा सर? तो बेटा अब जैसे ही पहचान हो गई, परागनली का जनन हो गया, तो अब क्या होगा बेटा? अब होगा परागनली की वृद्धि। ठीक है, तो दूसरा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में जो दूसरा काम होता है वो होता है परागनली की वृद्धि। यहां बेटा आपको एक बात ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है? कि पहली बात आपको पता है बेटा, मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्तिकाग्र है बेटा, इस वर्तिकाग्र पर परागकोश से जो परागकण पहुंचते हैं, तो 60% जो परागकण होते हैं बेटा, 60% वो दो कोशिकीय 2 सेल स्टेज में होते हैं, और बाकी के जो 40% बच गए बेटा, वो 3 सेल स्टेज होते हैं। यानी इन 3 सेल स्टेज के अंदर बेटा एक तो जनन कोशिका होती है और 2 नरयुग्मक होता है। बट 60% में एक होती है बेटा जनन कोशिका और एक होती है बेटा कायिक कोशिका। तो सर यहां युग्मक कब बनेगा? तो यहां बेटा जब परागनली की वृद्धि होगी, तो उस समय उसकी जो जनन कोशिका है उसमें माइटोसिस होगा, जिसके कारण बेटा 2 नरयुग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? तो इस बात को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ताकि हमें लंबे समय तक ये बात याद रहे। ठीक है, तो पहले ही मैं यहां लिख देता हूं क्या, कि परागनली वृद्धि के समय क्या होता है सर? परागनली वृद्धि के समय जो 60% परागकण हैं, जो कि बेटा 2 कोशिकीय अवस्था में थे, 2 कोशिकीय अवस्था में थे, उनकी जनन कोशिका में क्या हो जाता है बेटा? सर उनकी जनन कोशिका में माइटोसिस हो जाता है।
और माइटोसिस होने के कारण बेटा नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए होता क्या है कि सबसे पहले बेटा ये था वर्तिकाग्र, और ये मान लीजिए इसी प्रजाति का ये परागकण है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बेटा, सर क्या होता है इसमें, तो बेटा इसमें क्या होता है, यहां से ये जो वर्तिकाग्र है यहां से बेटा पानी एब्जॉर्ब किया जाता है, H2O को एब्जॉर्ब किया जाता है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम करके बताऊं तो ऐसा समझिए ये परागकण है और ये वर्तिकाग्र के पार्ट का पानी है। तो यहाँ जो छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम जनन छिद्र बोलते हैं, उसके द्वारा बेटा पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है। और जब अंदर बहुत ज़्यादा पानी होगा तो अंदर की कोशिका क्या करेगी, उसका जो पानी होगा, बहुत सारा पानी अंदर आ गया होगा, वो धक्का देगा, और धक्का देगा तो आपको पता है बेटा यहाँ पर अंत्यचोल है, तो वो अंत्यचोल कहाँ से निकल जाएगी, सर वो अंत्यचोल इस शेप में, छोटी सी ट्यूब वाली शेप में जो है वो इस जनन छिद्र से बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से जनन होगा। और बेटा एक बार जब जनन हो गया तो फिर उसके बाद ये पानी को एब्जॉर्ब करता जाएगा, और पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद बेटा, पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब अगली स्टेज में क्या होगा, सर अगली स्टेज में ये जो परागनली इससे निकलेगी, उस परागनली की टिप से कुछ एंजाइम रिलीज होंगे जो इसको तोड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, फिर और अगली स्टेप में क्या होगा, सर अगली स्टेप में ये वर्तिकाग्र से वर्तिका में प्रवेश कर लेंगे। कहाँ प्रवेश कर लेंगे, वर्तिका में प्रवेश कर लेंगे। इस वर्तिका से होते हुए ये कहाँ पहुँच जाएंगे, सर वर्तिका से होते हुए ये इस स्त्री केसर के अंडाशय तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अब बेटा अंडाशय तक पहुंच गए, अब इनको कहां प्रवेश करना है, सर अब प्रवेश करना है किसमें, सर अब बीजांड में प्रवेश करना है। किसमें प्रवेश करना है, बीजांड में प्रवेश करना है। तो बेटा बीजांड में प्रवेश जो होता है परागनली का, वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो एनसीईआरटी में इसके बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं रखा है। आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो परागनली है बेटा, ये परागनली बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से कर सकती है। कैसे सर, पहला तो हो सकता है बेटा, एक सेकंड, पहला तो हो सकता है कि ये जो बीजांड है बेटा, इस बीजांड के इस बीजांड द्वार वाले हिस्से से करे, जो कि हमें अधिकतर पादप में देखने को मिलता है। ये चीज हमें अधिकतर पादप में देखने को, ये चीज हमें अधिकतर पादप में देखने को मिलती है बेटा। क्या देखने को मिलती है कि सर अधिकतर पादप जो होते हैं, अधिकतर पादप जो होते हैं, अरे कहाँ, हाँ ध्यान दीजिए, अधिकतर पादप जो होते हैं बेटा, उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, सर उनके अंदर जो परागनली है वो बीजांड में इस बीजांड द्वार वाले हिस्से से प्रवेश करती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा, इसे आप प्रोगेमी कहते हो। क्या कहते हो, प्रोगेमी। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं बेटा जिसमें ये जो परागनली है बेटा, ये परागनली इस अध्यावरण वाले पार्ट से अंदर जाती है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे को आप बोलते हो मीजोगेमी। क्या बोलते हो, मीजोगेमी। और कुछ ऐसे भी होते हैं बेटा जिसमें ये जो परागनली है, ये परागनली बेटा इस चेलेजल वाले पार्ट से जाए। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलते हैं चेलेस्मोगेमी। क्या बोलते हैं, चेलेस्मोगेमी। तो अगर बीजांड द्वार से प्रवेश कर रहा है तो प्रोगेमी, अध्यावरण से कर रहा है तो मीजोगेमी, और चेलेजल पार्ट से कर रहा है तो चेलेस्मोगेमी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान क्या देना है आपको कि बेटा बीजांड में वो 3 तरीके से प्रवेश कर सकता है, लेकिन ये जो भ्रूण कोश होगा, यानी बीजांड, ये मान लीजिए बीजांड है ना, इस बीजांड में बेटा हो सकता है
हो सकता है कि वो पराग नली यहां से आए, हो सकता है बेटा यहां से आए, हो सकता है यहां से आए। लेकिन बेटा एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या, कि ये जो भ्रूण कोश है, इस भ्रूण कोश में 100% बेटा उनका प्रवेश बीजांड द्वार वाले हिस्से से ही होगा। बीजांड में कहीं से भी प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन बेटा बीजांड जो भ्रूण कोश है उसके अंदर प्रवेश सिर्फ एक हिस्से से किया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार वाला पार्ट। ठीक है, ऐसा क्यों, आइए उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो इस बात को हम लिख भी देते हैं क्या, कि पराग नली जो है बेटा भ्रूण कोश में केवल बीजांड द्वार भाग से ही प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। क्यों सर, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर आपने, मैंने आपको बताया था बेटा कि यहां पर 3 कोशिकाएं होती है, और ये जो 2 कोशिकाएं होती है जिनको हम सहायक कोशिकाएं बोलते हैं, इनके कोशिकीय स्थूलन से यहां पे क्या बनते हैं बेटा, सर आपने बताया था यहां पर तंतु उपकरण बनते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है। और बेटा ये तंतु उपकरण जो है उस पराग नली को गाइड करते हैं कि भाई यहां से प्रवेश करना है, क्योंकि जो एग है वो यहां पर है। ठीक है, इसीलिए ये जो पराग नली है बेटा, ये पराग नली भ्रूण कोश में सिर्फ इसी पार्ट से एंटर करेगी। ठीक है, ये सारा का सारा किसके अंदर आ गया बेटा, ये आ गया पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से, किसे कहते हैं, पहली बात तो जो परागकण गिरा है उसकी पहचान से लेके पराग नली जब तक बीजांड में प्रवेश ना कर जाए तब तक जितनी भी घटनाएं होगी सबको हम बोलेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मोटे मोटे तौर पे देखें तो 2 चीजें होते हुए हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है भाई, तो सर ये वाली बात हमें समझ में आ गई। अब आगे आते हैं हम। अब बेटा जैसे ही क्या हुआ सर, जैसे ही पराग नली इसके अंदर प्रवेश करेगी तो अब स्टार्ट होगा क्या, दोहरा निषेचन। क्या स्टार्ट होगा बेटा, दोहरा निषेचन। हमने कहा था निषेचन घटना के अंदर हमें 2 बातें पढ़नी है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और दूसरा दोहरा निषेचन। तो आइए दूसरा टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। क्या सर, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन बेटा इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर हमें, कुछ बातें जो दोहरा निषेचन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये दोहरा निषेचन आपको सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, यानी आवृत बीजी पादप में देखने को मिलता है। पादप में देखने को मिलता है, इसीलिए एंजियोस्पर्म का विशेष लक्षण, ये विशेष लक्षण है। क्यों, क्योंकि सर मुझे सिर्फ एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन देखने को मिलेगा और किसी भी पादप में, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, दूसरा बेटा इस दोहरा निषेचन में होता क्या है, तो बेटा दोहरा निषेचन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दोहरा यानी 2 बार कहीं ना कहीं निषेचन हो रहा होगा। तो बेटा दोहरा निषेचन में जो 2 नर युग्मक पराग नली के द्वारा भ्रूण कोश के अंदर आए हैं उसमें से एक जो है बेटा वो मादा युग्मक के साथ संलयन करता है, जिसको हम युग्मक संलयन बोलते हैं। और बेटा जो दूसरा होता है वो दूसरा नर युग्मक जो है बेटा वो केंद्रीय कोशिका के साथ संलयन करता है, जिसे हम त्रिक संलयन बोलते हैं। त्रिक संलयन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक तो हुआ बेटा सिनगैमी और दूसरा हुआ बेटा ट्रिपल फ्यूजन। ठीक,
एक तो हुआ बेटा सिनगेमी और दूसरा क्या हुआ सर, दूसरा हुआ ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो एक निषेचन तो ये हुआ बेटा और एक ये हुआ, टोटल कितने हो गए, 2। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? अब कैसे होता है आइए वन बाय वन हम देखते हैं। पहले हम युग्मक संलयन को समझते हैं। तो उसके लिए बेटा आपको थोड़ा सा इधर ध्यान देना पड़ेगा। युग्मक संलयन बेटा इसी को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी भी बोलते हैं, सिनगैमी। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें सर जो नर युग्मक आया है, जो 2 नर युग्मक आया है उसमें से एक नर युग्मक अगर वो संलयन करे, ठीक है, संलयन करे किसके साथ सर, मादा युग्मक के साथ। किसके साथ, मादा युग्मक के साथ। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा सर, इसको हम कहते हैं युग्मक संलयन। और इससे उत्पाद क्या बनेगा बेटा सर, इससे उत्पाद बनेगा युग्मनज, जिसे हम इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। एक सेकेंड, हाँ जाइगोट। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक। तो सर एक निषेचन तो ये हो गया जिसमें नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक के साथ संलयन करके युग्मनज बना रहा है। अब ये होता कैसे है, उसको एनसीईआरटी ने थोड़ा बहुत डायग्राम से बताने की कोशिश की है। उसने कहा एनसीईआरटी ने कि ये अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये तंतु रूपी उपकरण है, या तंतु रूपी समुच्चय भी बोल सकते हैं। यहां से देखो प्रवेश कर रही है क्या सर, यहां से प्रवेश कर रही है परागनली। एक सेकेंड बेटा, आपको दिख नहीं रहा होगा, वेट सेकेंड। यहां से सर प्रवेश कर रही है क्या सर, यहां पे प्रवेश कर रही है, रेड वाला ले लेते हैं। अरे सर यहां पे प्रवेश क्या हो गया, हाँ देखिए बेटा, यहां पे प्रवेश कर रही है ये क्या सर, ये है परागनली। और इस परागनली में बेटा आपको 2 रेड रेड से दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं मेल गैमेट। ठीक है, और दूसरा आपको इस वाली परागनली में पीछे की तरफ बेटा एक केंद्रक दिखाई दे रहा होगा। तो ये किसका केंद्रक है सर, ये कायिक कोशिका जो है उसका केंद्रक है। तो कायिक केंद्रक है बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर आपको बेटा 2 कोशिकाएं दिखाई दे रही है। ये जो है ये सहायक कोशिका है, यहां सहाय लिख रखा है, ये एक्चुअली में क्या है, सहायक कोशिका। ठीक है, ये भी एक सहायक कोशिका है और इधर भी एक सहायक कोशिका है। और आपको ये जो दिखाई दे रही है बेटा, ये वाली और ये वाली, ये सारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये इससे ऊपर जो है आपको केंद्रीय कोशिका दिखा रखी है। और पीछे की तरफ अगर आप देखो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, मुझे जो मादा युग्मक है उसका केंद्रक दिखाई दे रहा है, मादा युग्मक केंद्रक। ठीक है, तो जैसे ही ये प्रवेश करेगी इस, देखो होगा क्या, अगर आप ध्यान से समझो तो हो क्या रहा है सर, यहां पर क्या है, 2 सहायक कोशिका है और एक अंड कोशिका है। ठीक है, हाँ ठीक है सर, इतनी सी बात हमें समझ में आ गई। फिर ये तंतुरूपी समुच्चय है, जिसके कारण क्या होगा बेटा, जिसके कारण जो परागनली है वो यहाँ पे प्रवेश करेगी। अब इस परागनली में शुरू में आपको 2 नर युग्मक दिखा रखे हैं और एक जो केंद्रक दे रखा है वो किसका है, कायिक का। जैसे ही ये प्रवेश करेगी बेटा तो क्या होगा सर, क्या होगा बेटा, जैसे ही ये प्रवेश करेगी तो यहाँ पर ये जो सहायक कोशिका है बेटा, ये सहायक कोशिका इस तरीके से टूट जाएगी। और इस ये जो बेटा परागनली है, इसका भी जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा है वो टूट जाएगा। और टूटने के कारण ये जो 2 नर युग्मक है बेटा, वो दोनों नर युग्मक कहाँ जाएंगे, इस सहायक कोशिका के कोशिका द्रव में। अब कोशिका द्रव में आ गए तो कोशिका द्रव से क्या होगा बेटा, कोशिका द्रव से सर, इस कोशिका द्रव के बहने के साथ साथ एक तो यहां आ जाएगा नर युग्मक, और ये जब बहेगा तो एक जो है वो कहां पर चला जाएगा, केंद्रीय कोशिका के पास, N+N के पास। ठीक है, जब ये यहां पहुंचेगा तो इन दोनों में क्या होगा सर, इन दोनों में होगा युग्मक संलयन। ठीक है बेटा, ध्यान रखना
दूसरा वाला जो डायग्राम दे रखा है ना एनसीईआरटी में, उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखो दो नर युग्मक दिखाए गए हैं, ये कोशिका अब है ही नहीं, खत्म हो गई, ये पराग नली का ये वाला हिस्सा टूट गया है, एक नर युग्मक ये, एक ये जा रहा है किसके पास सर, ये जा रहा है ध्रुवीय केंद्रक के पास, यानी केंद्रीय कोशिका के पास। और ये किसके पास जा रहा है सर, ये जा रहा है मादा युग्मक के पास, ठीक है। और जैसे ही जाएगा फिर इनमें क्या होगा बेटा, युग्मक संलयन होगा। तो एक निषेचन तो ये हो गया। दूसरा जो निषेचन होता है बेटा, उसको हम त्रिक संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें सर एक तो था नर युग्मक और दूसरा केंद्रीय कोशिका थी, जिसमें ऑलरेडी कितने, दो केंद्रक थे। तो दो तो बेटा केंद्रीय कोशिका के केंद्रक और एक नर का, इन तीनों के मिलने से एक कोशिका बनती है, ठीक है, जो कि 3n बनती है। तो क्योंकि तीन केंद्रक मिल रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे हम त्रिक संलयन। त्रिक का मतलब तीन, 1 2 3। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे केंद्रीय कोशिका। तो बेटा केंद्रीय कोशिका और नर युग्मक जो है, इनके मिलने से क्या हो रहा है सर, एक कोशिका बन रही है, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक, इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बेटा, ठीक है। और इस सेल का जो केंद्रक होगा बेटा, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। तो आपको ज्यादातर समय ये वाला देखने को मिलेगा, वो इसकी बात, सेल की बात कम करेगा और पीईएन की बात ज्यादा करेगा, ठीक है। जैसे मान लो सवाल आ गया कि त्रिक संलयन से क्या उत्पाद बनता है, और ऑप्शन में आ गया पीईएन, तो हमें पीईएन ठोक देना है, ठीक है। अगर आप सेल मान लो ऐसे ढूंढने लगे कि सेल तो दे ही नहीं रखा है सर, तो कई बार वो आपको बेटा पीसी न दे करके पीईएन दे देता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक है। क्लियर है क्या, ठीक है सर। तो बेटा एक निषेचन पहले हुआ था और एक ये हो गया, तो टोटल कितने निषेचन हुए सर, 2। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो पहली बात क्या कि सर दोहरा निषेचन जो हुआ है, उसके 2 उत्पाद बने हैं। कौन कौन से उत्पाद, तो पहला आता है बेटा युग्मक संलयन का। तो जो युग्मक संलयन होता है, उस युग्मक संलयन का जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, उस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे युग्मनज। क्या बोलेंगे, युग्मनज। एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। और दूसरा हुआ है बेटा त्रिक संलयन, और इस त्रिक संलयन का जो उत्पाद बना है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई या प्राइमरी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। तो ये 2 प्रोडक्ट आपको दोहरा निषेचन के देखने को मिलते हैं। दूसरी बात बेटा, एक सेकेंड, दूसरी बात लिखे, उससे पहले थोड़ा सा छोटा कर देते। ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, एक सेकेंड भाई साहब, तुम्हारी जगह पे ही जाओ। चलिए वापिस इधर ध्यान दीजिए। दूसरी बात के लिए हम एक नया पेज खोल लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या सर, दूसरी बात ये कि ये जो दोहरा निषेचन हो रहा है, ये जो दोहरा निषेचन हो रहा है, इस दोहरा निषेचन में कितने केंद्रक भाग ले रहे हैं, तो बेटा 2 तो नर युग्मक के केंद्रक ही हो गए, एक मादा युग्मक का, और 2 केंद्रक बेटा केंद्रीय कोशिका में भाग। तो टोटल कितने केंद्रक भाग लेते हैं, 5 केंद्रक भाग लेते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या, ठीक है। अब बेटा यहां से कुछ टाइप के सवाल जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ सवाल जो है यहां से बनते हैं। तो कौन कौन से सवाल होंगे, मैं यहाँ पे कुछ सवाल आपको आपके सामने प्ले कर रहा हूं, तो आपको वो सवाल करने हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद लास्ट में मैं आंसर बताऊंगा। आपको वीडियो पॉज करना है, पहले आंसर देना है, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? हाँ बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने कि भाई नर युग्मक के अंदर जो है बेटा, नर युग्मक के अंदर जो है बेटा आपको नर युग्मक के अंदर जो है बेटा आपको 4x क्रोमोसोम दे रखे हैं और मादा युग्मक के अंदर 2x दे रखे हैं और पूछा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई के अंदर कितने होंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान से देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनती कैसे हैं। सर एक तो नर युग्मक आता है यानी 4x वाला आएगा, और सर दो ऐसे केंद्रक होते हैं जिनके अंदर गुणसूत्र उतना ही होगा जितना मादा के अंदर होगा। इसका मतलब सर इसके अंदर भी 2x होगा और इसके अंदर भी 2x होगा, क्योंकि भाई ये जो है ये बना कहाँ है, जहां मादा युग्मक बना है वहीं तो बना है, तो जितने मादा युग्मक होंगे उतने इसमें भी होंगे। ठीक, तो 2x ये 2x ये 4x ये सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा बेटा 8x। तो आंसर क्या आएगा 8x। ठीक है, फिर वापस देखिए ये उसी टाइप का सवाल है कि बेटा एंजियोस्पर्म पादप की मध्योतकी कोशिका। अब ये सारी बातें क्या आपको इधर उधर भटकाने के लिए है। आपको पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म में मुख्य प्लांट बॉडी क्या होती है सर, स्पोरोफाइट होती है। अब स्पोरोफाइट क्या होता है सर, ऐसा प्लांट जिसमें सारी कोशिकाएं 2n हो, द्विगुणित हो, तो उसे हम स्पोरोफाइट फेज बोलेंगे। ठीक है, तो मध्ययुतकी कोशिका भी कैसी होगी 2n। तो 2n में बेटा आपको कितने गुणसूत्र दे रखे हैं सर, 2n बराबर मेरे को दे रखे हैं 12, तो n बराबर कितने हो जाएंगे 6। बस pn क्या होता है बेटा 3n होता है, और 3n होता है तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो 18 हो जाएगा। युग्मज, युग्मज कैसा होता है बेटा 2n होता है तो इससे 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो जाएगा। जनन कोशिका, बेटा जनन कोशिका परागकण में पाई जाती है, n होती है तो ये ऐसे ही होगा। लघु बीजाणु मात्र कोशिका आपको पता है बेटा 2n होती है तो इसमें कितना हो जाएगा 12। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो ये आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी में बेटा एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, क्योंकि हम निषेचन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। जो दोहरा निषेचन वाला पार्ट हमने पढ़ा है, यानी मोटा मोटा तौर पे हमने निषेचन घटना पढ़ी है, तो उसके साथ ही एक छोटा सा टॉपिक एनसीईआरटी ने ऐड कर रखा है जिसको हम कृत्रिम संकर बोलते हैं। इंग्लिश में बेटा इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहली बात तो ये कि होता क्या है। देखिए मैंने आपको कहा कि मान लीजिए ये प्लांट है ए, है ना, ये इस प्लांट का पुष्प है और इसका ये नर भाग है, और ये मान लीजिए मादा भाग है किसी प्लांट का और ये उसका पुष्प है। ठीक है, ठीक। अब जनरली क्या होता है बेटा, हमारे आसपास जो भी निषेचन, जैसे हमने गेहूं की फसल बोई है, तो गेहूं की फसल में ऐसा थोड़ी ना कि भाई आप परागकण को उठा के यहां पटक रहे हो, नहीं, वो अपने हिसाब से हो रहा है। तो जनरली जो नेचुरली अगर आप अपने आसपास देखते हो तो परागण जो होता है या निषेचन जो होता है वो अपनी मर्जी से होता है, नेचुरली होता है। लेकिन अगर उस परागण को आप अपनी इच्छा से यानी मानव की देखरेख में करवाया जाए, क्या कि अगर जो निषेचन है, निषेचन को मानव देखरेख में कराया जाए तो उसे मैं क्या कहूंगा बेटा सर, उसे आप कहोगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी मैं मेरी इच्छा से कोई भी प्लांट हो सकता है उसका परागकण सेलेक्ट करूंगा, मैं मेरी इच्छा से कोई भी मादा हो सकती है उसका मादा भाग सेलेक्ट करूंगा, या किसी भी प्लांट का मादा भाग सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद अपनी इच्छा से परागकण को यहां गिरवाऊंगा और उसके बाद इनमें निषेचन होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा मैं बोलूंगा वो मेरी देखरेख में बना है, मैंने चूज किया है कि इन दोनों का क्रॉस, इन दोनों के बीच में निषेचन होना चाहिए, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेरी देखरेख में बना है। तो ऐसा जो निषेचन होगा बेटा उसे हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। ऐसे संकर को हम कृत्रिम संकर बोलते हैं, जिसमें मानव की देखरेख के अंदर निषेचन हो। ठीक है, अब पहली बात जो है वो क्यों करवाते हैं भाई, क्यों करवा रहे हैं हम ये?
तो इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको उच्च गुणवत्ता वाले बीज के लिए, और दूसरा बेटा उच्च गुणवत्ता वाले पादप के लिए। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें क्योंकि सारी जो है वो सारी प्रोसेस जो हो रही है वो हमारे कंट्रोल में हो रही है, हमारे अंडर में हो रही है, तो इससे हम अच्छी क्वालिटी के बीज जो है बेटा वो उत्पन्न कर सकते हैं या अच्छी क्वालिटी के प्लांट उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या क्या किया जाता है, तो बेटा इसमें 5 स्टेप फॉलो की जाती है। सबसे पहले तो सुपीरियर जनक का चयन। अरे अरे अरे, सुपीरियर जनक का क्या किया जाता है बेटा? सर सुपीरियर जनक का चयन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा, उसके बाद हम जो मादा भाग होता है उस मादा भाग को ढका देते हैं, उसको हम बोलते हैं बैगिंग। चलिए मैं आपको प्रोसेस के साथ ही समझाता हूं, है ना, अलग से नहीं समझाता, यही समझते जाते हैं। सुपीरियर पेरेंट्स का चयन कैसे होती है प्रोसेस, हम उसको समझ रहे हैं। पहली बात तो आप ये समझिए सुपीरियर का मतलब क्या होता है। सुपीरियर का मतलब ये होता है कि मान लो यहां 10 लोग खड़े हैं और मैं बोलूं किसका दिमाग सबसे ज्यादा चलता है, तो मान लो ये और ये, इसमें इसका 0.0% ज्यादा चलता है इससे, तो मैं बोलूंगा इन सब में सुपीरियर कौन होगा? ये होगा। तो सुपीरियर का मतलब है बहुत सारे जो है उनमें सबसे टॉप पे कौन है उसे हम सुपीरियर बोलेंगे। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना है आपको कि कृत्रिम संकर के लिए हम हमेशा सुपीरियर जनक का चयन करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये एक प्लांट का चयन किया है जो कि बेटा कम पानी में ग्रो करता है। अब मैंने कम पानी वाला लक्षण लिया है, तो दुनिया में इस प्रजाति के जितने भी प्लांट होंगे मैं सबको देखूंगा, उसमें सबसे कम पानी में जो ग्रो कर रहा है उसको चयन करूंगा। सुपीरियर होना चाहिए भाई, जो लक्षण हमने सेलेक्ट किया उसमें सबसे टॉप पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मैंने क्या सेलेक्ट किया? सर इस प्लांट का आपने नर भाग सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए ये रहा नर भाग। ठीक है, चलिए दूसरा मैंने प्लांट सेलेक्ट किया, बेटा वो प्लांट जो था वो उसकी उत्पादन क्षमता जो थी वो बहुत अच्छी थी, और उत्पादन क्षमता अच्छी है तो मैंने इस प्लांट का क्या सेलेक्ट कर लिया? मादा भाग सेलेक्ट कर लिया। तो मैं वापस से एक बात ध्यान रखूंगा कि इस प्रजाति में सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता इसमें होनी चाहिए, क्योंकि मुझे सुपीरियर सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो सबसे पहला काम मैंने जनक को चयन कर लिया। फिर मैं क्या करूंगा? फिर जो है बेटा एक प्रक्रिया आती है जिसको बोलते हैं विपुंसन। इसी को क्या बोलते हैं हम? एमेस्क्यूलेशन इंग्लिश में। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहली बात तो हम ये विपुंसन किस में करते हैं? तो जो आपने मादा जनक सेलेक्ट किया है बेटा, हो सकता है उसका पुष्प जो है वो द्विलिंगी हो, और हो सकता है बेटा उसका जो पुष्प है वो एक लिंगी हो, दोनों पॉसिबिलिटी। तो बेटा अगर वो द्विलिंगी होगा तो मैं आपसे बोलूं, क्या आपको नहीं लगता कि उसी का परागकण उसी के ऊपर गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है सर, परागकण दिखाई थोड़ी देते हैं, 25 से 50 माइक्रोमीटर के होते। तो इसलिए ये नर भाग परिपक्व हो, ये मादा भाग परिपक्व हो, उससे पहले ही हम इसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि नर भाग जो है वो हमें इस प्लांट का लेना है। तो द्विलिंगी पुष्प में से नर भाग को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विपुंसन। ध्यान रखना, ये विपुंसन जो द्विलिंगी पादप है उन्हीं में किया जाएगा। जो एक लिंगी है, एक लिंगी का मतलब सिर्फ उसमें क्या है? मादा भाग है, तो इसमें किसको हटाओगे? तो इसमें नहीं किया जाता। तो विपुंसन क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, विपुंसन का मतलब होता है बेटा कि जो द्विलिंगी
मादा पुष्प है, उसमें से मादा पुष्प में से नर भाग को परिपक्व होने से पहले हटाने को विपुंसन कहते हैं। विपुंसन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है सर, समझ में आ गया मेरे को। ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। अब बेटा जैसे ही आपने विपुंसन कर दिया, यानी विपुंसन कर दिया, तो अब आप तीसरी स्टेप फॉलो करेंगे। कौन सी स्टेप है सर? तीसरी जो स्टेप होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? तीसरी स्टेप को आप कहते हो क्या? उसको कहते हैं हम बैगिंग। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो मादा पुष्प है बेटा, इस मादा भाग से, भाई नर भाग तो हटा ही दिया हमने, अब ये जो फ्लावर बचा है, इस फ्लावर को हम क्या करेंगे बेटा? एक थैली से ढक देंगे। क्यों ढकेंगे? क्योंकि बेटा हमें दिखाई तो दे नहीं रहा है, हो सकता है कोई और परागकण यहां आ जाए और गिर जाए इसके ऊपर और उसका परागण हो जाए, उत्पाद उसका बन जाए, तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक थैली से कवर कर देते हैं। तो क्यों करते हैं हम? अवांछित परागण से बचने के लिए। ठीक है, कब तक रखेंगे बेटा? जब तक ये मादा भाग जो है ये परिपक्व नहीं हो जाए। एक बार जब मादा भाग परिपक्व हो गया तो जो नर भाग हमने सेलेक्ट कर रखा था उसका परागकण हम यहां गिराएंगे। इसको बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलते हैं बेटा सेलेक्टेड पॉलिनेशन, या हिंदी में बात करें तो मैं बोलूंगा बेटा इसको चयनित परागण, जिसमें हम क्या करते हैं, जो मादा भाग हमने सेलेक्ट कर रखा है बेटा, उस मादा भाग के ऊपर जो हमारा वाला नर भाग है उसी के परागकण को यहां पर गिराएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों के निषेचन का उत्पाद चाहिए। ठीक है, इसको हम सेलेक्टेड पॉलिनेशन बोल देते हैं। और जब आपने ये कर दिया उसके बाद पुनः वापस से क्या करोगे बेटा? इस मादा पुष्प जो है वो आप वापस से एक थैली से कवर कर दोगे। इसको हम बोलते हैं बेटा रीबैगिंग। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रीबैगिंग। अब मेरा आपसे सवाल है कि रीबैगिंग क्यों करनी है? रीबैगिंग क्यों करनी है? हमें क्या जरूरत पड़ रही है रीबैगिंग की? भाई हमारा परागकण यहां पहुंच तो गया, अब हमें रीबैगिंग करने की क्या जरूरत पड़ी है? ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हम रीबैगिंग क्यों करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है भाई, क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ सर। तो बेटा अब इससे जो उत्पाद बनेगा, अब इससे जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद मतलब सीड बनेगा, बीज बनेगा, हो सकता है बेटा उस बीज में जो ऐसा बीज बन जाए जो बहुत कम पानी में ग्रो करे और बहुत ज्यादा उत्पादन क्षमता हो, दोनों जनक के लक्षण आ जाए। और हो सकता है बेटा घटिया बीज बने, एक सेकेंड, हो सकता है बेटा ऐसा बीज बने और हो सकता है ऐसा ना बने। कोई फिक्स थोड़ी ना है कि सारे लक्षण आ जाएंगे, नहीं भी बन सकता है, ना बने ऐसा। ठीक है, तो अगर नहीं बनेगा तो हम वापस प्रोसेस को रिपीट करेंगे या जनक को बदलेंगे। तो इसीलिए बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है। और दूसरा इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है बेटा। ठीक है, तो इसीलिए जो बीज बनते हैं बेटा, वो बीज जो होते हैं जिन्हें हम हाइब्रिड बीज बोलते हैं, उनको बनाने में ये सारी प्रोसेस लगती है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ठीक है, ऊपर से इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जो कंपनियों के हाइब्रिड बीज आते हैं ना,
वो बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं। उसका कारण यही है कि उसके पीछे जो है इतनी मोटी प्रोसेस चल रही है। क्या चल रही है कि सर सबसे पहले तो उच्च गुणवत्ता वाले जनक का चयन करना पड़ेगा जिसमें नर और मादा बाघ दोनों में कुछ न कुछ विशेषता होनी चाहिए। उसके बाद मान लो ये जो मादा बाघ हमने सेलेक्ट किया है ये द्विलिंगी है, तो उसमें से नर बाघ जो है वो परिपक्व हो उससे पहले ही उसको हटाना पड़ेगा, वरना तो स्वयं परागण हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, विपुंसन। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या सर, उसके बाद आपने बताया कि जैसे ही विपुंसन किया उसके बाद हम इस पुष्प को कवर कर देंगे ताकि कोई और परागकण आके यहाँ पे ना गिर सके। कब तक कवर रखेंगे, जब तक ये परिपक्व नहीं हो जाए। एक बार जब ये परिपक्व हो गया तो उसके बाद जिस परागकण को जिस नर बाघ को हमने सेलेक्ट किया था उसके परागकण को हम इस वर्तिकाग्र पे गिरा देंगे और उसके बाद लास्ट में हम वापस रीबैगिंग कर देंगे। तो मेरा आपसे सवाल था कि रीबैगिंग क्यों करनी पड़ रही है। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? चलिए बेटा, ये था निषेचन घटनाएं जिसके अंदर कुछ बेसिक बातें और थी वो मैंने आपको बता दी। अब आता है बेटा क्या, निषेचन पश्चात घटनाएं। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे निषेचन पश्चात घटनाएं। ठीक है।